लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र इंतखाबी मुहिम उरूज पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के मेरठ से करेंगे मुहिम का आगाज। बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह आज से राजस्थान के 2 रोजा दौरे पर। जयपुर में बीजेपी कोर सभा कोर कमेटी के इजलास में करेंगे शिरकत। सीकर में रोड शो का भी किया जाएगा इनेकाद। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में अपोजिशन के इंडी इत्तेहाद की लोकतंत्र बचाओ रैली। आज इंडी इत्तेहाद में शामिल कई अहम रहनुमा होंगे शरीक। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज अपनी रिहाइशगाह पर सीनियर बीजेपी लीडर और साबिक नायब वजीर आजम लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से करेंगी सरफराज। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन की जोड़ी ने मियामी ओपन में मर्दों का डबल्स टाइटल जीता। फाइनल मैच में क्रोएशिया के एवन डोडिक और अमेरिका के ऑस्टिन क्राइजिक की जोड़ी को करना पड़ा शिकस्त का सामना। मुल्क भर में ईस्टर बड़े जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। पेरुएकारों का गिरजाघरों में एक दूसरे को मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी। शुमाल मशरक़ी भारत में बदल सकता है मौसम का मिजाज। महकमा मौसमियात ने पीर तक तेज बारिश और तूफान का इम्कान किया जाहिर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज मगरबी यूपी के मैदान जंग से इंतखाबी बिगुल बजाने वाले हैं। ये रैली इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि लोकसभा इंतखाबात के बिगुल के बाद मगरबी यूपी में वज़ीर आज़म की ये रैली पहली होगी। मेरठ में पीएम मोदी के स्टेज पर एनडीए में शामिल पार्टियां भी शरीक होंगी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के वज़ीर आला नायब सैनी, आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी, वज़ीर अनुप्रिया पटेल, काबीनी वज़ीर ओम प्रकाश राजभर और काबीनी वज़ीर संजय निषाद मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा कई मरकजी और रियासती वुज़रा भी पीएम मोदी के साथ स्टेज पर होंगे। इस रैली की मदद से पीएम मोदी मगरबी यूपी से लेकर हरियाणा, पूर्वांचल और मुल्क को बड़ा पैगाम देने की कोशिश करेंगे। खास तौर पर ओबीसी वोटरों को राग़िब करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी भी पहली बार मगरबी यूपी में पीएम मोदी के साथ स्टेज पर नजर आएंगे। काबिल जिक्र है कि मेरठ को मगरबी यूपी का गेटवे कहा जाता है और इसी को जहन में रखते हुए मेरठ में पीएम मोदी की रैली का एहतमाम किया गया है। ये रैली 5 लोकसभा सीटों पर तवज्जो मरकूज करेगी। इनमें मेरठ लोकसभा, बागपत लोकसभा, किराना लोकसभा, मुजफ्फरनगर लोकसभा और बिजनौर लोकसभा शामिल है। और बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज से राजस्थान के 2 रोजा दौरे पर जा रहे हैं। अमित शाह आज दोपहर जयपुर में पार्टी की लोकसभा कोर कमेटी की मीटिंग में शिरकत करेंगे, जहां वो पार्टी कारकुनों को जीत का फॉर्मूला देंगे। और इसके बाद अमित शाह शाम ही को सीकर में रोड शो के जरिए बीजेपी उम्मीदवारों के हक में माहौल बनाएंगे। ये रोड शो कल्याण जी मंदिर, जो खुद गेट से सीकर के तपाडिया गार्डन तक चलेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सनीचर को मेरा बूथ सबसे मजबूत प्रोग्राम के दौरान केरल के बीजेपी कारकुनों से नमो ऐप के जरिए बातचीत की। इस बातचीत में वज़ीर आज़म मोदी ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र कारकुनों की हौसला अफजाई की और बीजेपी की इंतखाबी मुहिम के हवाले से कारकुनों से तजवीज़ तलब की। पीएम मोदी ने केरल बीजेपी के कारकुनों की गैर मुतज़ल्ज़ल मेहनत की भी तारीफ की। उन्होंने तमाम कारकुनों पर जोर दिया है कि वो आइंदा इंतखाबात में केरल में बीजेपी की जीत के लिए बीजेपी के कौमी तामीर के नजरियात को आवाम तक पहुंचाने में मदद करें। बीजेपी ने हफ्ते को ओडिशा, पंजाब और मगरबी बंगाल से लोकसभा उम्मीदवारों की 8वीं फहरिस्त जारी की है। बीजेपी ने इस फहरिस्त में मजीद 11 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिसमें कटक से भड़तरी हरी मेहताब, लुधियाना से रवनीत सिंह बिट्टू और पटियाला से परिणीत कौर को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने अमेरिका में साबिक भारतीय सफीर तरनजीत सिंह सिद्धू को अमृतसर लोकसभा सीट और हंस राज हंस को फरीदकोट से अपना उम्मीदवार करार दिया है।
अरुणाचल प्रदेश में तमाम 60 असेंबली सीटों और 2 लोकसभा सीटों के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने की मुद्दत आज खत्म हो गई। 60 रुकनी अरुणाचल असेंबली में बीजेपी के 10 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, जिनमें मुक्तो असेंबली हलके से वजीर आला पेमा खांडू, चोखाम से नायब वजीर आला चाउना मैन, ईटानगर से तेजकी कासू, रोइंग से मूचू मिथी और सागली से रातू तेची ताली से जीत के ताकू और तालिया से नयातू दोकोम, जेरो हापोली से गाहे आपा, हायोलियांग से दासान ग्लोपिल और बोम डेला से डोंगरो सियोंगजो शामिल हैं। ऑपोजिशन का इंडी इत्तेहाद आज नई दिल्ली के रामलीला मैदान में लोकतंत्र बचाओ रैली का इनेकाद कर रहा है। इस रैली में इत्तेहाद के कई सरकर्दा रहनुमाओं की शिरकत मुतवक्के है। रैली के दौरान ऑपोजिशन रहनुमा भी इसी स्टेज पर अपनी ताकत का मुजाहिरा करेंगे। इस रैली में ऑपोजिशन इंडी इत्तेहाद के रहनुमा भी मरकजी एजेंसियों की कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज सीनियर बीजेपी लीडर और साबिक नायब वजीर आजम लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजेंगी। लाल कृष्ण आडवाणी को बीजेपी का चोटी का रहनुमा समझा जाता है। 1980 में जब वीएचपी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि के मकाम पर मंदिर बनाने की तहरीक शुरू की थी, तो लाल कृष्ण आडवाणी की क़यादत में बीजेपी राम मंदिर तहरीक का चेहरा बन गई थी। उन्होंने राम रथ यात्रा, जनादेश यात्रा, भारत सुरक्षा यात्रा, स्वर्ण जयंती रथ यात्रा और भारत उदय यात्रा के साथ साथ भारतीय सियासत में बड़े पैमाने पर अवामी तहरीकों का एक नया रुझान शुरू किया। लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी सियासी सलाहियतों की ताकत और इंतजामी तजर्बे और तरक्की पर मबनी नजरिए से भारतीय सियासत में कौम परस्ती को शामिल किया। और ईडी ने मगरबी बंगाल के शुमाली 24 परगना जिले के संदेश खाली में तशद्दुद के मुल्जिम शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया है। काबिल जिक्र है कि इससे पहले शाहजहां शेख को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। शाहजहां को माली बदउनवानी मामले की तहकीकात में ताउन न करने पर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद भी शाहजहां आज बशीर हाट जेल में ही बंद रहेगा। जुमे को बहिराए अरब में हाईजैक होने वाले ईरानी जहाज अल-कामरार 786 पर भारतीय बहरिया के कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 23 पाकिस्तानी शहरियों के अमले ने भारतीय बहरिया का शुक्रिया अदा किया और भारत जिंदाबाद के नारे लगाए। काबिल जिक्र है कि सोमालिया के कज़ाकों ने अल-कामरार 786 नामी जहाज पर हमला किया था। बहरिया का कहना था कि इस जहाज को 9 मुसल्लह कज़ाकों ने कब्जे में कर लिया था। और एक तरफ जहां इंतखाबी मुहिम तेज हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार की सियासत में हर रोज नया सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है। अजीम इत्तेहाद में महाभारत फूट पड़ी है और इस सियासी जंग में की वजह जो है वो पूर्णिया लोकसभा सीट है, जहां अजीम इत्तेहाद के 2 उम्मीदवार आमने सामने आ गए हैं और इसके साथ साथ इंतखाबात में पार्टियों का तबादला भी जारी है। देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। बिहार में लोकसभा इंतखाबात से पहले अजीम इत्तेहाद में महाभारत फूट पड़ी है। इस सियासी जंग की वजह पूर्णिया लोकसभा सीट है, जहां अजीम इत्तेहाद के 2 उम्मीदवार आमने सामने हैं। पप्पू यादव के पूर्णिया सीट से इलेक्शन लड़ने के ऐलान के बाद पूर्णिया में सियासी हलचल तेज हो गई है। पप्पू यादव कांग्रेस का झंडा लेकर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंडी महागठबंधन की रुकन पार्टी आरजेडी ने पहले ही इस सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की झंडा जनता ने हमारे हाथ में दे दी है और वो झंडा मेरे हाथ में होगी और जनता उस झंडे को 26 अप्रैल को स्थापित करेगी। हमारे आदरणीय पप्पू जी हैं, तो जो है कि पार्टी का उसको निभाना चाहिए। कांग्रेस में है, फिलहाल ही कांग्रेस में अपना पार्टी को विलय किए हैं और पूरे देश का लड़ाई है, पूर्णिया का लड़ाई नहीं है। तो पूरे देश का लड़ाई में इस तरह से करेंगे तो अच्छा बात नहीं है। पप्पू यादव उस असफल डॉक्टर की तरह हो गए हैं जो एक लकवाग्रस्त आदमी को ठीक करने में पूरा जोर जान लगाए हुए है, और लकवाग्रस्त आदमी ठीक होना नहीं चाहता है। कांग्रेस ठीक होना नहीं चाहती है, पप्पू यादव ठीक करने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। दोनों अपनी समस्या से परेशान हैं। इंडियन अलायंस के तहत बिहार के आरा, काराकाट और नालंदा,
झारखंड की कोडरमा और अग्नि-ओन की असेंबली ज़िमनी इंतखाबात के लिए भाकपा माले ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। कर्नाटक से 2004 से 2009 तक एमपी रही डॉक्टर तेजस्विनी गौड़ा जयराम रमेश और पवन खेरा की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुई। It is Indian National Congress they picked me to fight against the former Prime Minister of India, Shri Devegowda ji in Karnataka. इतवार को होने वाली इंडी इत्तेहाद की रैली के बारे में कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कहा कि ये रैली किसी एक पार्टी या फर्द पर मरकूज नहीं है। इस रैली में इंडी इत्तेहाद की तमाम 18 इत्तेहादी जमातें शिरकत करेंगी। वहीं बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी दुष्यंत कुमार गौतम ने इंडी इत्तेहाद पर हमला करते हुए कहा कि इसमें शामिल जमातों के लीडरों से कोई पूछगछ नहीं करने वाला है। अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया है। व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है। दूसरी बात मैं कहूं, ये किसी एक पार्टी की रैली नहीं है। कुछ 28 पार्टियां इसमें शामिल हैं। इनको राज्यों में कोई भी नहीं पूछने वाला है, इसलिए कहीं भी मौका देखते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है, अपना भाषण देने की कोशिश करते हैं। आज जनता ने इनको अस्वीकार कर दिया है और जनता इनको पसंद नहीं कर रही है। दरअसल तमिलनाडु में चेन्नई सेंट्रल से डीएमके उम्मीदवार दयानिधि मारन ने इंतखाबी मुहिम चलाई। मारन ने चेन्नई सेंट्रल सीट से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। वो इस सीट से एमपी हैं। लोकसभा इंतखाबात से पहले हुक्मरां पार्टी और ऑपोजिशन अपनी हिकमत अमली में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। मुद्दों का जाल फैला हुआ है, लेकिन ये अवाम पर मुनहसिर है कि वो इक़्तिदार की चाबियां किसके हवाले करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और कुछ दिन पहले ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के एक्स हैंडल से रेखा पात्रा की कुछ जाती मालूमात की तफसीलात पोस्ट की गई थी। रेखा पात्रा इस मामले को लेकर हमलावर हैं। रेखा पात्रा ने इसे प्राइवेसी की खिलाफवर्जी करार देते हुए कौमी खवातीन कमीशन से भी शिकायत की है। इस वाक़े की मुखालिफत में अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी ने बशीरहाट पहुंचकर रेखा पात्रा के साथ एक रैली की क़यादत की। उन्होंने दावा किया है कि बशीरहाट के लोगों ने मिलकर संदेश खाली और बशीरहाट की टीएमसी के मुजरिमों को सबक सिखाने का फैसला किया है। बशीरहाट मगरबी बंगाल से बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा ने टीएमसी उम्मीदवार दिव्यांगेश्वर भट्टाचार्य के खिलाफ खवातीन के कौमी कमीशन में शिकायत दर्ज कराई है। रेखा पात्रा ने दिव्यांगेश्वर भट्टाचार्य पर अपनी जाती मालूमात और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात को आम करने का इल्जाम लगाया है और दिव्यांगेश्वर टीएमसी आईटी सेल के इंचार्ज हैं और त्रिमुख से उम्मीदवार हैं। बीजेपी के तर्जुमान और राज्यसभा के मुंतखब रुकन सुमक भट्टाचार्य ने भी सोशल मीडिया में जाती तफसीलात आम करने पर तनकीद की है। कांग्रेस के सीनियर लीडर अधीर चौधरी ने भी टीएमसी के इस इक़दाम की मजम्मत की है। और जिन लोगों ने रेखा पात्रा की जाती मालूमात सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, मैं ऐसे लोगों को सजा देने का मुतालबा करता हूं। रेखा पात्रा को तृणमूल के अकाउंट से कोई मदद नहीं मिलती है, बल्कि ये टैक्स दहंदगान का पैसा है। इस पर ममता का इतना ही हक है जितना रेखा पात्रा का। जिन लोगों ने रेखा पात्र की निजी सूचनाएं सोशल मीडिया पर साझा की है, मैं ऐसे लोगों के लिए सजा की मांग करता हूं। रेखा पात्र को तृणमूल के खाते से कोई सहायता नहीं मिलती, बल्कि वो करदाताओं का पैसा है। उस पर जितना अधिकार ममता का है, उतना ही रेखा पात्रा का भी है। और रेखा पात्रा संदेश खाली की पहचान है। मगरबी बंगाल के लोग संदेश खाली वाक़े से गमज़दा हैं और इंसाफ के हामी हैं। बशीरहाट के लोग संदेश खाली के गुंडों को शिकस्त देने के लिए बीजेपी के हक में वोट देंगे। रेखा पात्रा संदेश खाली की पहचान है। पश्चिम बंगाल के लोग संदेश खाली की घटना पर दुखी हैं और ये न्याय के लिए समर्थन में हैं। संदेश खाली के गुंडों को हराने के लिए बशीरहाट के लोग भाजपा के पक्ष में वोट करेंगे। और एक आम खातून होने के नाते आज रेखा पात्रा पूरे बंगाली खानदान का चेहरा बन गई हैं। इस वक्त मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हालत बहुत खराब है, लिहाजा अपनी सियासी विरासत को बचाने के लिए टीएमसी कन्याश्री और लक्ष्य श्री जैसी स्कीमों का सहारा ले रही है। रेखा पात्र जी एक साधारण महिला से निकलकर आज रेखा पात्रा पूरे बंगाली परिवार का चेहरा बन गई हैं। जो भी हुआ है उसका पूरा श्रेय ममता बनर्जी को जाता है। इस समय पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की स्थिति बेहद खराब है, इसलिए अपनी राजनीतिक विरासत बचाने के लिए टीएमसी कन्याश्री और लक्ष्य श्री जैसी योजनाओं की सहारा ले रही है।
और मुजफ्फरनगर लोकसभा हलके में कथौली के गांव करीमपुर में बीजेपी उम्मीदवार मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर संजीव बालियान के काफिले पर हमला किया गया। शरपसंदों ने पथराव करके 8 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए और 10 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। इस वाक़े से गांव में खौफ व हिरास फैल गया है और एसपी सिटी समेत देहातों में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। ये वाक़या इंतखाबी मुहिम के दौरान गांव में पेश आया। बीजेपी ने इस वाक़े को अपोजिशन जमातों की साजिश करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी द्वारा एक जनसभा की जा रही थी। इस जनसभा के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पहले नारेबाजी की गई और फिर उसके बाद में जो बाहर गाड़ियों का काफिला खड़ा था उस गाड़ियों पर पथराव किया गया। उनमें से कुछ गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। गांव में अभी वर्तमान में पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है और कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। इसके अतिरिक्त इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जाँच की जा रही है और इसमें तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। और जैसे जैसे लोकसभा इंतखाबात करीब आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही ईवीएम को लेकर अदम इत्मीनान की आवाज़ें सुनाई देने लगी हैं। कायदीन वादों और मसाइल पर इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए ईवीएम अवाम से बड़ा मसला बन गया है। कांग्रेस पार्टी इंतखाबात के दौरान ईवीएम का मुतबादिल तलाश करने में मसरूफ है। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते हैं, कांग्रेस पार्टी ईवीएम का रोना रोने लगती है। ईवीएम के ताल्लुक से कांग्रेस की दोहरी पॉलिसी है। अगर कांग्रेस इलेक्शन जीतती है तो ईवीएम दुरुस्त है, लेकिन अगर पार्टी को इलेक्शन में शिकस्त का सामना करना पड़ता है तो ईवीएम गलत हो जाती है। जुमे को छत्तीसगढ़ के साबिक वजीर आला और राजनांदगांव लोकसभा के उम्मीदवार भूपेश बघेल ने कई मकामात पर इंतखाबी मीटिंगें की। आवाम के सामने मसाइल के साथ इलेक्शन में उतरने के बजाय कांग्रेस अजीबोगरीब हरबे अपना रही है। कांग्रेस लीडर भूपेश बघेल ने पटन असेंबली हलके में कारकुनों से खिताब किया। उन्होंने कारकुनों से अपील की कि वो तमाम कांग्रेस कारकुनों को एक सीट पर नामजदगी दाखिल करें। मंतक ये है कि अगर एक नशिस्त पर उम्मीदवारों की तादाद 375 से तजावुज कर जाए तो इलेक्शन कमीशन बैलेट पेपर के जरिए इंतखाबात कराने पर मजबूर हो जाएगा। कांग्रेस लीडरों के बयान पर छत्तीसगढ़ के एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नीलेश क्षीरसागर ने कहा कि इंतखाबात ईवीएम के जरिए कराए जाते हैं, लेकिन बैलेट पेपर से मुताल्लिक कोई उसूल नहीं बनाया गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भी पूर्व में भी ये स्पष्ट किया गया है कि ईवीएम को किसी भी तरह छेड़छाड़ करना, उसको हैक करना बिल्कुल ही असंभव सी चीज़ है, तो उस पर शंका उठाना सही नहीं है। ऐसा कोई नियम बना नहीं है। उस समय भारत निर्वाचन आयोग को वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाएगा कि इतने उम्मीदवार खड़े हैं, तो फिर भारत निर्वाचन आयोग स्थिति को देखते हुए जो निर्देश जारी करेंगे। उसी वक्त छत्तीसगढ़ के नायब वजीर आला विजय शर्मा ने कांग्रेस पर दोहरे मेयार और अवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अच्छे कामों की सियासत करे, न कि सिर्फ मुखालफत के लिए। ईवीएम मशीन की प्रशंसा समूचे विश्व में है, सिर्फ भारत में नहीं, समूचे विश्व में। ईवीएम मशीन को आप हैक करो ये कहकर इलेक्शन कमीशन सामने खड़े होता है तो कोई नहीं आते। और आपकी स्वयं की जब बड़ी बम्पर सरकार बनती है तब भी ईवीएम ठीक होता है, और जब भी आपको चुनाव लड़ना होता है तब ईवीएम खराब हो जाता है। ऐसे दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए, ऐसे करके जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी ने ईवीएम को लेकर अवाम के दरमियान कांग्रेस पार्टी के झूठे प्रोपेगेंडे और बेहुदा बयानात पर हमला किया है। बीजेपी ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में जाने से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने अपनी शिकस्त को ज़हनी तौर पर कबूल कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर नजर डालें तो रोज़नामा इनकलाब से कुछ सुर्खियां हमने यहाँ पर ली हैं। बता दें कि मेरठ में आज एक होने वाली वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रैली को सियासी मामलात में मुख्तलिफ समझा जा रहा है। 15 साल बाद ये पहली बार होगा कि जिसमें RLD के सरबराह चौधरी जयंत सिंह बीजेपी के साथ स्टेज पर हिस्सा लेंगे।
आगे बढ़ते हैं, दूसरी सुर्खी जान लेते हैं, जहां एंटीबायोटिक्स दवाओं की तिजारत में गैर मामूली इजाफा देखा गया है। गुज़िश्ता साल अप्रैल से नवंबर के दरमियान मरीजों ने 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की दवाएं खाई हैं। WHO ने तस्लीम किया है कि एंटीबायोटिक जो दवाइयां हैं दुनिया में सेहत आमा के 10 बड़े ख़तरात में से एक हैं। उसके बावजूद भी एंटीबायोटिक दवाइयां लगातार बिक रही हैं और लोग खा रहे हैं इनको। आगे बढ़ते हैं, रोज़नामा इनकलाब की ही आलमी सफ़े से हमने यहाँ पे कुछ खबरें ली हैं। इसराइल से खबर है जहाँ फ़ौज में भर्ती के लिए शदीद दबाव लगातार बढ़ रहा है और इसी पर मजहबी हलकों में नाराज़गी वहाँ पर देखी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, जहाँ अमेरिका ने इसराइल को अरबों डॉलर के बम और जंगी तैयारी भेजने की मंजूरी दे दी है। हालांकि पहले अमेरिका इस बात को मना करता आ रहा था कि वो असला और नहीं देगा उसको, लेकिन इसके बावजूद अब जो ताज़ा खबर आ रही है उसमें अमेरिका ने इसराइल को अरबों डॉलर के बम और जंगी तैयारे भेजने की मंजूरी दे दी है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ गज़ा से खबर है कि इसराइल में कि अभी भी वहाँ पर जारियत जारी है और 24 घंटे में ही यहाँ पर कई सौ फ़िलिस्तीनी जो हैं वो हलाक हुए हैं और लगातार यहाँ पे हलाकतों की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। रोज़ हम देख रहे हैं, रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से जो हमने आलमी सफ़े से खबर ली है वो आपको बता देते हैं कि रमज़ान का आखिरी अशरा अब शुरू होने वाला है और उसी के हवाले से यहाँ पर खबर है कि रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा और 50 लाख से ज़ायद उम्रा ज़ायरीन की सऊदी अरब पर आमद हुई है। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं, जहां गज़ा पर इजराइल के हमलों और गोलाबारी के नतीजे में 32,000 से ज़ायद फ़िलिस्तीनी हलाक हो गए हैं। शुमाली अफ्रीकी मुल्क ट्यूनिस में सैकड़ों अफराद ने फ़िलिस्तीनियों की हिमायत में मार्च किया। ट्यूनिस के मुजाहिरीन ने दारुल हुकूमत में फ्रांसीसी सिफारतखाने के सामने जमा होकर फ़िलिस्तीनी परचम लहराए और नारे लगाए। काबिल ज़िक्र है कि इजरायली हमला 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के जवाब में किया गया था, जिसमें इसराइल का कहना है कि 1200 अफराद मारे गए थे। और भारत के रोहन बोपन्ना ने अपने ऑस्ट्रेलवी पार्टनर मैथ्यू एबडन के साथ मियामी ओपन का खिताब जीत लिया है। हफ्ते की रात खेले गए फाइनल मैच में रोहन एबडन की जोड़ी ने क्रोएशिया के इवान डोडिक और अमेरिका के ऑस्टन क्राइजिक की जोड़ी को 6-7, 6-3, 10-6 के फर्क से शिकस्त दी। बोपन्ना पहली बार मियामी ओपन के फाइनल में दाखिल हुए हैं और जीतने में कामयाब रहे हैं। अब पीर को जारी होने वाली ATP रैंकिंग में रोहन एबडन की जोड़ी एक बार फिर से नंबर 1 जोड़ी बन जाएगी और इस साल के शुरू में ये जोड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल जीतकर नंबर 1 जोड़ी बन गई थी। और IPL 2024 के 11वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने पंजाब किंग्स को 21 रन से शिकस्त दी। अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम लखनऊ में खेले गए इस मैच में क्विंटन डीकॉक की निफ सेंचुरी इनिंग्स की बदौलत लखनऊ ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 199 रन बनाए और जवाब में पंजाब किंग्स की टीम 20 ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 178 रन ही बना सकी। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल। और आगे बढ़ते हैं, ये भी जान लेते हैं जहां महकमा मौसमियात ने आज से मुल्क के शुमाल मशरक़ी इलाकों में एक बार फिर से मूसलाधार बारिश और तूफान की पेशगोई की है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय में कई मकामात पर मूसलाधार बारिश और बर्फबारी हो सकती है। उड़ीसा, मगरबी बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, झारखंड और बिहार में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में कई मकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। और इसी के साथ ही अब पेश है मौसम का हाल।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यह ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दे इजाज़त। आदाब।